सो फ्रेंड्स, जीएसटी की सीरीज़ में हम लोगों ने काफ़ी कुछ लर्न कर चुके हैं और अभी जो सीरीज़ हम देख रहे हैं या मैं आपको बता रहा हूँ वो है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। मीन्स आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द प्रोविजंस व्हिच इज़ रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन। सो इन द प्रीवियस सीरीज़ या प्रीवियस सेशंस मैंने डिस्कस किया था आपसे कि सेक्शन 22, 23, 24, 25, 6 एंड 28। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले सेक्शन 27 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन बताता है कि हमको नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या इससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है। क्योंकि अभी सेक्शन 24 में जब मैंने आपको बताया था कि जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बताता है, तो जो नॉन रेसिडेंट्स है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है दे आल्सो फॉल अंडर द कंपल्शन। मतलब अगर कोई नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया है और इंडिया में आके कोई सर्विस दे रहा है या इंडिया में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा कि उसको सेक्शन 24 के अकॉर्डिंगली उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो पहले हम लोग समझेंगे कि सेक्शन 27 क्या बताता है, इससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या बनाया है इन्होंने, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स को कौन होता है और नॉन रेसिडेंट्स किसको कंसिडर किया जा सकता है। फर्दर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन एंड सेक्शन 30 रिवोकेशन, मतलब अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया है तो उसको रिवोक यानी उसको वापस से एक्टिव कैसे करना है। सो वी शुड नॉट वेट एंड वी शुड स्टार्ट सेक्शन 27। सेक्शन 27 को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। सेक्शन 27 में हम लोग को लर्न करना है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देखिए, सबसे पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को हम लोग समझते हैं, नॉन रेसिडेंट्स तो आपको पता ही है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है कि सपोज कोई मिस्टर रमेश है। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई तो आप ये समझ लो कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। कोई मिस्टर रमेश है, ये बिलोंग करते हैं सपोज महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनका कोई बिजनेस है शूज़ का, ठीक है, ये शूज़ बनाते हैं या शूज़ सेल करते हैं। अभी एक रजिस्टर्ड डीलर है, इन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र में इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है किसका, जीएसटी का। इनका बिजनेस यहाँ अच्छा चल रहा है। अब इनको मालूम पड़ता है कि भाई यूपी में कोई एग्जीबिशन होने वाला है, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपना अपना शूज़ लेके आ रहे हैं और उस एग्जीबिशन में सेल करेंगे। तो मिस्टर रमेश को लगता है कि भाई अगर मेरे भी अपने शूज़ का अगर यहाँ पे यूपी में ले जाकर सेल करता हूँ तो मुझे भी अच्छा स्कोप मिलेगा। तो मिस्टर रमेश क्या करते हैं, यूपी में अपना मतलब इस एग्जीबिशन में जाते हैं और यूपी में जाकर के अपने जो भी उनके गुड्स है, मतलब जो भी उनके शूज़ वगैरह था वो जाके यहाँ सेल करते हैं। अब क्योंकि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो महाराष्ट्र में है, अब इनको सप्लाई करना है यूपी में, मतलब यूपी से उनको सप्लाई करना है कि जो भी यहाँ सप्लाई होगा सब यूपी से होगा। अगर कंडीशन ऐसी होती कि महाराष्ट्र से यूपी सेल करते तो इनको कोई कैजुअल टैक्सेबल तो ये एक रेगुलर टैक्सेबल पर्सन हो जाते, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होते। अब ये क्या करेंगे, मिस्टर रमेश यूपी जाएंगे, यूपी में एग्जीबिशन अटेंड करेंगे, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट वगैरह डिस्प्ले करेंगे और वहाँ से सेल करेंगे। तो इनको कहा जाएगा एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब कोई भी दूसरे स्टेट में जाकर फॉर द टाइम बीइंग खाली अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे और निकल जाएंगे। तो इनको कहा जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है कि सपोज मान लेते हैं कोई मिस्टर जॉन है। अब मिस्टर जॉन बिलोंग करते हैं यूएसए से, वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। अभी एक बहुत अच्छे डांसर है, बहुत अच्छा डांस करते हैं। अब इनको क्या होता है, इंडिया में इनवाइट किया जाता है कोई डांस परफॉर्म करने के लिए। तब ये इंडिया में आएंगे, समझ लो भाई ये 2 से 2 to 3 डेज़ का उनका परफॉर्म है। अब ये 2 to 3 डेज़ यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस मतलब डांस वगैरह दिखाएंगे, दिखाने के बाद में फिर वापस से अब्रॉड चले जाएंगे। अब सिंपल सी बात है कि जब ये इंडिया आएंगे, अब यहाँ पे से जब ये इंडिया आएंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया से इनको इनकम मिलेंगी, जो भी इनके टिकट सेल होंगे, व्हाटएवर जो भी इनका पूरा होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मिस्टर जॉन जो है एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बन जाते हैं, है ना। नॉन रेसिडेंट से इंडिया में परफॉर्म करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनको करना क्या होगा, मैं दोनों चीज़ को बताता हूँ कि मिस्टर जॉन को क्या करना होगा, एज अ कैजुअल टैक्स मतलब एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन की खास बात मैं आपको बताता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन जो है, मान लो कि मिस्टर जो जॉन है, इनका जो इंडिया में मतलब इंडिया में जो ये परफॉर्म करने वाले डांस वगैरह का जो शो करने वाले, मान लेते 3 डेज़ के लिए है। तो इनको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मिलेगा, मतलब कैजुअली मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन 3 दिन के लिए ही रहेगा। 3 दिन के बाद में जाके कंटिन्यू अगर इनको करना है तो ये फर्दर इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब ये रजिस्ट्रेशन 90 डेज़ के लिए आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। और अगर इनको लगता है कि भाई मुझे और आगे एक्सटेंशन चाहिए तो 90 डेज़ के लिए एक्सटेंशन और मिल जाएगा। मतलब टोटल ये रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम जो है 180 डेज़ के लिए होता है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ कि इनको मतलब मिस्टर जॉन को इस रजिस्ट्रेशन के लिए 5 डेज़ पहले अप्लाई कर देना है। मतलब मान लो इंडिया में आने की इनकी अगर डेट है 10th, कोई भी मंथ की 10th होंगी, तो इनको क्या है कि 5th तक जो है इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेना है। ठीक है? मतलब 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन ले लेना है। तीसरी बड़ी बात ये है कि जो भी अर्निंग यहाँ से होंगी, सपोज़ ये आते इंडिया में शो करते हैं, शो करने के बाद में इनको इंडिया से हो जाता है इनकम 5 लाख रुपीज़ की। तो 5 लाख के ऊपर जो भी जीएसटी आता है, अब मान लो भाई अगर जीएसटी का रेट 18% है, तो अब इसके ऊपर मान लेते हैं भाई 90,000 इसका जीएसटी बनता है। तो इनको क्या करना होगा, ये जीएसटी जो है ना एडवांस में पे कर देना है गवर्नमेंट को। जब ये रजिस्ट्रेशन लिए ना, इसके बाद में इनको जीएसटी एडवांस में पे कर देना है। तो आपको कंडीशन क्या-क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज़, इनको जो जितने दिन के लिए इनको आ रहे हैं इंडिया, तो उसको उतने दिन का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। नंबर 2, ये रजिस्ट्रेशन 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है और अगर फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो 90 डेज़ के लिए और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन जो होता है इसमें, मतलब मैक्सिमम डे ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना है? 180 डेज़ है। अगर इनको 180 डेज़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, मतलब इनको 180 डेज़ से ज़्यादा 1 हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई आप एक रेगुलर टैक्सेबल पर्सन का अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो इंडिया में और परमानेंट यहाँ पे रहो। मतलब जब भी आपको जब जाना है तो आप जा सकते हो यहाँ से। तो 180 डेज़ मैक्सिमम इसमें आपको मिलता है पीरियड। उसके बाद आपको जो भी जीएसटी है, मतलब एक्सपेक्टेड मान लो भाई आपको यहाँ से फीस 5 लाख रुपए मिलने वाली है, तो जीएसटी जो भी एप्लीकेबल होता है वो आपको एडवांस में पे करना है। हाँ, एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है आपको कि अब इन्होंने क्या किया था, जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया था इन्होंने 30 डेज़ के लिए लिया था। अब इनको लगता है कि 30 डेज़ के हिसाब से इन्होंने क्या किया कि जीएसटी गवर्नमेंट को इन्होंने 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिया एडवांस में। अब इनको क्या हुआ कि ये बोलते भाई मेरे को 30 डेज़ का और एक्सटेंशन चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपने जो पहले 30 डेज़ का दिया था इतना एडवांस, अभी जो नेक्स्ट 30 डेज़ का जीएसटी जो भी बनता है आपको एडवांस में गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, मतलब इसके बाद में जो भी 30 डेज़ का जीएसटी रहेगा उनको एडवांस में पे करना रहेगा। तो जीएसटी भी एडवांस में देना है, रजिस्ट्रेशन भी लिमिटेड डेज़ के लिए मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 5 दिन प्रायर एप्लीकेशन, मतलब प्रायर दिन 5 दिन पहले इनको सब रजिस्ट्रेशन वगैरह लेके क्लियर कर देना है और ये रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 180 डेज़ के लिए इश्यू होता है। सेम टू सेम चीज़ है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स के लिए। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो 5 डेज़ पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। कंडीशन दूसरी बोलती है कि मैक्सिमम जो है 90 डेज़ के लिए मिलेगा और फर्दर 90 डेज़ के लिए इसको मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब 90 प्लस 90 यानी 180 डेज़ के लिए मिलेगा। नंबर 3, जीएसटी जो भी है इनको एडवांस में जमा करना होगा। जैसे अभी मिस्टर रमेश थे, वो जा रहे थे यूपी में से सप्लाई करने के लिए, तो इसका जो यूपी गवर्नमेंट को जो है इनको एडवांस में जीएसटी पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये अपना जो भी एग्जीबिशन में जो भी लगाए। अब ये होता है कि सपोज़ मान लेते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए जीएसटी एडवांस में जमा कर दिया। बट इनका जो वहाँ पे सेल होने के बाद में हुआ क्या कि इनको सिर्फ़ 80,000 रुपए जो है जीएसटी यूज़ में आया। 20,000 जो है गवर्नमेंट के पास में जो बैलेंस है ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं जीएसटी का। तो ये थी दोनों सारी कंडीशन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो मैंने आपको बताया कि अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन व्हाइल सीकिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मेक एडवांस पे डिपॉजिट ऑफ टैक्सेस ऑन इक्विवेलेंट टू, अभी जो चीज़ मैंने आपको बताया कि जैसे जो भी जीएसटी है उनको पेबल आ रहा है उनको एडवांस में गवर्नमेंट को पे करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोविजंस क्या बोलता है कि विद एक्सटेंशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई 1 लाख रुपए का इन्होंने पेमेंट किया था, अभी इनको एक्सटेंशन चाहिए। देखिए एक्सटेंशन के केस में क्या होगा, इनको वापस से 1 लाख का डिपॉजिट टैक्स एडवांस में करना होगा। ठीक है, प्रोविजन आगे क्या बोलता है कि नेचर ऑफ एक्टिविटी कैरिड बाय द कैजुअल टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन टेम्परेरी होना चाहिए, कंपेरेटिव रेगुलर। मतलब कि जैसे अभी एग्जीबिशन लगा था, मिस्टर रमेश थे कहाँ से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, है ना। अब ये क्या किए भाई यूपी से में जा करके यहाँ से सप्लाई कर रहे थे, कहाँ पे, एग्जीबिशन में। अभी एग्जीबिशन जो है ये रेगुलर बेसिस पे तो रहता नहीं है, तो फॉर द टाइमिंग का हो सकता है 5 डेज़ का रहेगा, हो सकता है 10 डेज़ का रहेगा, 20 डेज़ वॉट में भी। तो ये रेगुलर नहीं है, मतलब ये बस यहाँ पे था और उसके बाद में ख़त्म हो गया। अब मिस्टर रमेश क्या करेंगे, वापस अपना बैक टू पवेलियन अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। तो ये कोई रेगुलर एक्टिविटी नहीं हुई, है ना, ये टेम्पररी बेसिस पे था। क्यों? क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन होता है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये टेम्पररी बेसिस पे होता है, ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है।
हाँ, अगर आपका 180 डेज़ हो जाता है, इसके बाद भी अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए 181 1 डे के लिए भी चाहिए, तो आपको एज़ अ रेगुलर टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ना कि कैजुअल का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जो 4 से 5 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। सबसे पहले कि आपको 5 डेज़ पहले ही ले लेना है रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एडवांस में गवर्नमेंट को पे करना है। आपको अगर आपको एक्सटेंशन करना है तो 90 डेज़ का फर्दर एक्सटेंशन मिल जाएगा और उसके बाद 90 डेज़ का और मिल जाएगा। और इसके बाद में अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको रेगुलर एज़ अ रेगुलर टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। क्यों? क्योंकि कैजुअल जो होता है ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है रजिस्ट्रेशन। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस अगर आपको कोई क्यूरी है देन यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आल्सो फ्रेंड यू कैन इफ यू वांट टू बिकम आवर कम्युनिटी मेंबर देन यू कैन जॉइन आवर वीआईपी ग्रुप। मैंने आपके लिए एक वीआईपी ग्रुप बना के रखा हुआ है जिसमें आपके सारे कमेंट्स वगैरह या फिर आपको जीएसटी से रिलेटेड या आपकी कोई करियर से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो मुझसे आप पूछ सकते हो हमारे ग्रुप के अंदर। मीन्स इफ़ यू वांट टू बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट और अगर आप चाहते हो कि टैक्सेशन में या जीएसटी में प्रैक्टिस करना चाहते हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो या अगर आप चाहते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी के साइट पर एज़ अ जीएसटी प्रैक्टिशनर का हो जाए, तो उसको कैसे प्रोसेस करना है, वो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तो हमारे ग्रुप को जॉइन कीजिए जिसमें आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स मिलते चले जाएँगे। और इफ you have any query related to any taxation like GST, income tax, TDS or finance, you can ask me on the particular number or you can WhatsApp me on the particular same number. So इस तरह के तमाम अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ में विद द फ्यूचर कैपिटल।